हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुटैप। दिस इज सीयर रजत एंड आज हम वो लेक्चर लेने वाले हैं जिसका आप सबको बहुत ज़्यादा इंतज़ार था। बच्चों के बहुत कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमें रिवीजन करवाइए, जो लेक्चर हम पढ़ चुके हैं उसको हम दोबारा देखना चाहते हैं, हम रिवीजन करना चाहते हैं, एमसीक्यूज करना चाहते हैं। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन के जितने चैप्टर हम कर चुके हैं प्लस कोड ऑन वेजेस, इंडस्ट्रियल रिलेशन प्लस कोड ऑन वेजेस हम क्या करने वाले हैं, आज रिवाइज करने वाले हैं अच्छे से। ठीक है दोस्तों, देखते हैं आपकी प्रिपरेशन कैसी है, आपकी रिवीजन कैसे चल रही है। तो पहले मैं आपसे सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, उसके बाद हम एक एक करके सारे आंसर्स को देखेंगे। ठीक है, हम आपको क्विकली अपने कोर्स के बारे में जानकारी दे दूं। तो जिन बच्चों ने अभी तक हमारा कोर्स नहीं परचेज किया तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि हमारे कोर्स में आपको एक वन स्टॉप सोल्यूशन मिलेगा। जो भी बच्चे ईपीएफओ 2020 परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपको इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी और जनरल अकाउंटिंग के कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। उसके अलावा जो बाकी सब्जेक्ट हैं आपके, जैसे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमिक्स, इंडियन साइंस, तो सभी सब्जेक्ट्स के आपको क्या मिलेगा, आपको कंप्लीट हैंडआउट्स मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे। उसके अलावा आपको जनवरी 2020 से लेकर आपके एग्जामिनेशन डेट तक की कंप्लीट करंट अफेयर्स की कवरेज मिलेगी। आपको सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, 5 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, रिवीजन क्लासेस मिलेंगी, रेगुलर लाइव क्लासेस मिलेंगी। ये सभी आपको एक कोर्स के अंदर मिल जाएगा, जिससे आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी से हो जाएगी। तो अगर आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। वेबसाइट है www.edutap.co.in। हमको हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8146207241 और हमारी ईमेल आईडी है hello@edutap.co.in। आप मेल कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई डाउट है, अगर आप हमसे बात करके गाइडेंस लेना चाहते हैं सर प्रिपरेशन कैसे करें, तो आप कॉल कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। ओके, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहला क्वेश्चन आप सबके लिए कि व्हेन वाज द इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस फॉर्म्ड। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस कब बनी थी? ऑप्शन है 1945, 1946, 1947 या 1948। दोस्तों मैं आपसे पहले क्या उम्मीद करता हूँ, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि साथ के साथ आप, क्योंकि ये रिकॉर्डेड सेशन है, लाइव सेशन नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करते रहिए। कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करते रहिए ताकि मुझे पता चले, क्योंकि मुझे आप सबके नाम याद है। ठीक है, मुझे पता चले कि किस बच्चे ने कौन सा ऑप्शन किस क्वेश्चन के लिए टिक किया था। तो क्वेश्चन नंबर के साथ आप आंसर जरूर मेंशन करते रहिए कि जैसे फर्स्ट का आंसर आपको ए लग रहा है या बी लग रहा है, तो वो कमेंट बॉक्स में मेंशन करते रहिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या था, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस कब बनी थी? 1945 में, 1946 में, 1947 में या फिर 1948 में? तो मैं आपको एक क्वेश्चन पढ़ने के बाद 1 सेकंड का वक्त देता हूँ, आप जल्दी से अपने कमेंट टाइप कर दीजिए। और आपको ये नहीं देखना कि बाकी बच्चे क्या कमेंट कर रहे हैं, आपको सिर्फ ये देखना है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। आपको अपने कमेंट से मतलब होना चाहिए। ठीक है, नकल नहीं करनी है अपने को। ठीक है दोस्तों, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लिया आपने। अब सेकंड क्वेश्चन की बारी है। सेकंड क्वेश्चन है, अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑन लेबर वाज अ पार्ट ऑफ विच 5 ईयर प्लान। जो पहला नेशनल कमीशन ऑन लेबर था वो कौन से 5 ईयर प्लान में अपॉइंट की गई थी? फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर प्लान या फिर फोर्थ 5 ईयर प्लान? पहला नेशनल कमीशन ऑन लेबर कौन से 5 ईयर प्लान के अंतर्गत नियुक्त किया गया था? फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर प्लान या फिर फोर्थ 5 ईयर प्लान? दोस्तों इसको क्या आपको याद कैसे करना है, मैंने आपको फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑन लेबर का ईयर भी बताया था। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो ईयर है ये कौन से 5 ईयर प्लान के अंतर्गत फॉल करता है। ठीक है, तो जल्दी से ऑप्शन का टाइप कीजिए कि सेकंड का आंसर क्या होगा आपके अकॉर्डिंग, ए, बी, सी या डी? ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, डैश रेफर्स टू हाउ डिफिकल्ट इट इज टू रिप्लेस एन एम्प्लॉय। डैश रेफर्स टू हाउ डिफिकल्ट इट इज टू रिप्लेस एन एम्प्लॉय। एसेंशियलिटी, एक्सक्लूसिविटी, इंस्ट्रूमेंटेलिटी या फिर पावरलेसनेस? डैश रेफर्स टू हाउ डिफिकल्ट इट इज टू रिप्लेस एन एम्प्लॉय। थर्ड क्वेश्चन का आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या होगा, जल्दी से बताइए मुझे। चलिए, अब आई होप आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जा रहे हैं और आप अपने आप को चेक करते जा रहे हैं कि आपका आंसर सही है या गलत है। ठीक है, हर बच्चे के, जैसे आज के टेस्ट में 11 क्वेश्चन होंगे, तो मैं चाहूँगा कि जितने बच्चे वीडियो देखे तो अलग अलग 11 कमेंट पर बच्चा तो होने चाहिए वहाँ पे, जिसमें ऑप्शन नंबर होना चाहिए कि सर फर्स्ट का ये होगा, सेकंड का ये होगा। ठीक है, उसके बाद हम आंसर भी देखेंगे, अभी टेंशन मत लीजिए। उसके बाद अगला है, द टर्म कलेक्टिव बार्गेनिंग वॉज फर्स्ट यूज बाय डैश। सबसे पहले कलेक्टिव बार्गेनिंग टर्म कौन लेकर आया था? वेब, हॉक्सी, कोली या थॉमसन? वेब, हॉक्सी, कॉली या थॉमसन? कलेक्टिव बार्गेनिंग टर्म सबसे पहले किसने यूज की थी?
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है नेमो जुडेक्स इन कॉजा सुआ, एक लैटिन टर्म है। तो नेमो जुडेक्स इन कॉजा सुआ, इसका मतलब क्या होता है? पहला ऑप्शन है नो वन शुड जज हिज ओन केस, मतलब अपने केस में कोई खुद को जज नहीं करना चाहिए। ठीक है, आपका केस है तो ये नहीं कि आप अपने केस में विक्टिम भी आप हो, कल्प्रिट भी आप हो, जज भी आप हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। या फिर सेकंड ऑप्शन हियर बोथ द साइड, कि हमें फैसला देने से पहले दोनों साइड को सुनना चाहिए, दोनों साइड को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना चाहिए। थर्ड, पनिशमेंट बी गिवन एक्स पार्टी, मतलब थर्ड पार्टी के होते मतलब जो दो पार्टीज हैं, दो पार्टीज में से एक पार्टी आई एक पार्टी नहीं आई, लेकिन फिर भी कोर्ट ने डिसीजन दे दिया। और फोर्थ, कोर्ट शुड नॉट बी बायस्ड और पार्शियल, कोर्ट को पार्शियल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मुझे आपको बताइए नेमो जुडेक्स इन कॉजा सुआ का मतलब क्या होता है? ए, बी, सी या डी? फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर जल्दी से दीजिए दोस्तों। चलिए, आई होप आपने कमेंट में लिख दिया होगा इसका आंसर भी। अगला क्वेश्चन है इफ द ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन हैज नॉट बीन इशूड अलॉन्ग विद चार्ज शीट द लेटर मस्ट फॉलो विद इन डैश डेज ऑफ द इशू ऑफ सस्पेंशन ऑर्डर। अगर जो ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन है हमारा, ठीक है, वो चार्ज शीट के साथ नहीं फाइल किया गया, वो चार्ज शीट के साथ नहीं इशू किया गया, तो कितने दिन के अंदर सस्पेंशन ऑर्डर जो होगा, सॉरी, जो चार्ज शीट है वो सस्पेंशन ऑर्डर के कितने दिन के अंदर आ जानी चाहिए, मतलब इशू हो जानी चाहिए? 5 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर? अगर ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन और चार्ज शीट एक साथ नहीं आए तो चार्ज शीट ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन के कितने टाइम के अंदर आ जानी चाहिए, इशू हो जानी चाहिए? 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन या 15 दिन? जल्दी से इसका आंसर बताइए मुझे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इन अ डैश नो पब्लिक और प्राइवेट एक्टिविटी कैन टेक प्लेस ऑन दैट पर्टिकुलर डे। जब ये डैश हो जाता है तो उस दिन पर पब्लिक या प्राइवेट एक्टिविटी कोई भी नहीं हो सकती। क्या हो जाता है? सेकेंडरी स्ट्राइक, बंद, घेराव या फिर टोकन स्ट्राइक? कौन सी ऐसी तरीके की स्ट्राइक है जिसमें कोई भी पब्लिक या प्राइवेट एक्टिविटी उस दिन पर नहीं की जा सकती? बंद, सेकेंडरी स्ट्राइक, घेराव या फिर टोकन स्ट्राइक? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है लॉकआउट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन डैश ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947। लॉकआउट की डेफिनेशन कौन से एक्ट में दी गई है दोस्तों? सॉरी, कौन से एक्ट में नहीं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के कौन से सेक्शन में दी गई है? लॉकआउट की डेफिनेशन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के कौन से सेक्शन में दी गई है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 1, 2 सबसेक्शन 2, 2 सबसेक्शन 3 या फिर 2 सबसेक्शन 4? लॉकआउट की डेफिनेशन कौन से सबसेक्शन, कौन सेक्शन में दी गई है? 2(1), 2(2), 2(3) या फिर 2(4)? जल्दी से बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आंसर भी देखेंगे दोस्तों, फिक्र मत कीजिए आप। नेक्स्ट है कोड ऑन वेजेस वाज पास ऑन डैश। कोड ऑन वेजेस किस दिन पास हुआ था? 7 अगस्त 2019, 8 अगस्त 2019, 22 सितंबर 2020 या फिर 28 सितंबर 2020? कोड ऑन वेजेस की बात कर रहा हूँ, बाकी तीनों कोड एक दिन पास हुए थे, कोड ऑन वेजेस किसी अलग दिन पास हुआ था। तो कोड ऑन वेजेस किस दिन पास हुआ था? 7 अगस्त 2019, 8 अगस्त 2019, 22 सितंबर 2020 या फिर 28 सितंबर 2020? आज के क्वेश्चन का लेवल अच्छा होने वाला है। मुझे उम्मीद है कि जिन बच्चों ने मेरी रेगुलर वीडियो देखते आ रहे हैं, चाहे यूट्यूब पे चाहे कोर्स में, वो तो 11 on 11 स्कोर करेंगे। पर जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखी होंगी तो मुझे उम्मीद है कि उनके 8 नंबर से ज़्यादा नहीं आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन अच्छे अच्छे लेवल वाले हैं और ऑप्शन भी कन्फ्यूजिंग दिए हैं मैंने आज आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है फैक्ट्रीज एक्ट हैज बीन रिपील्ड एंड मर्ज इनटू विच कोड? फैक्ट्रीज एक्ट हैज बीन रिपील्ड एंड मर्ज इनटू विच कोड? या गलती से एक्ट लिख दिया, यहाँ पे कोड आएगा। ठीक है, फैक्ट्रीज एक्ट को हमने रिपील करके कौन से कोड में मर्ज कर दिया है? कोड ऑन वेजेस में मर्ज किया गया है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड में मर्ज किया गया है, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी में मर्ज किया गया है, या फिर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड में मर्ज किया गया है? फैक्ट्रीज एक्ट को कौन से कोड में मर्ज किया गया है? कोड ऑन वेजेस, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी या फिर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड? अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। मैंने आपको बताया भी था कि आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि कौन कौन से कोड में कौन कौन से एक्ट मर्ज कर दिए गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी कोड के सभी एक्ट आपको याद करने पड़ेंगे। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मिनिमम रेट ऑफ बोनस शैल बी डैश? 5% ऑफ वेजेस, 6.67% ऑफ वेजेस, 8.33% ऑफ वेजेस या फिर 20% ऑफ वेजेस? मिनिमम रेट ऑफ बोनस कितना होना चाहिए? वेजेस का 5%, वेजेस का 6.67%, वेजेस का 8.33% या फिर 20% ऑफ वेजेस? मिनिमम रेट ऑफ बोनस पूछ रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम रेट ऑफ बोनस।
ठीक है दोस्तों, तो अब मुझे उम्मीद है कि 11 के 11 क्वेश्चंस के अपने हर बच्चे ने कमेंट बॉक्स में उनका आंसर लिख दिया होगा। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से क्लास वर्क और अच्छे से होमवर्क करोगे, ठीक है, ताकि मुझे भी पता चले और आपको भी पता चले कि आपको कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर लगता है। ठीक है, अब आप लोग सब अपने आंसर चेक कीजिए। मैं आप सबको एक एक क्वेश्चन का आंसर बताने वाला हूं, उसके बाद मैं आपको होमवर्क भी दूंगा और ये आपसे एक्सपेक्टेशन रखूंगा कि होमवर्क क्या आपको करना है कि आपको कमेंट बॉक्स में होमवर्क क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। ठीक है, तो मैं आपसे उम्मीद भी करूंगा कि आप होमवर्क भी अच्छे से करेंगे, जैसे आप क्लास वर्क में पार्टिसिपेट करते हैं होमवर्क में भी अच्छे से आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, ये होमवर्क मेरे लिए नहीं है, होमवर्क आप लोगों के लिए है। तो अगर आप लोग अपनी तैयारी बूस्ट करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको आगे भी होमवर्क दूं, आपका होमवर्क चेक भी करूं, मैं कमेंट बॉक्स पढ़ता हूं अच्छे से, जो बच्चे अच्छे से होमवर्क करते हैं उनको मैं कमेंट पे लाइक भी करता हूं, कभी कभार कमेंट भी कर देता हूं, तो ये नाम याद हो जाते हैं और अगले वीडियो में मेंशन भी करेंगे कि कौन कौन बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने रेगुलरली आपके होमवर्क करते हैं। ठीक है, उनका हम अगले वीडियो में नाम भी मेंशन करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं आंसर्स। तो जो पहला क्वेश्चन था हमारे सामने वो था, व्हेन वाज द इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस फॉर्म्ड? 45, 46, 47 या 48? तो उसका सही आंसर है दोस्तों 1947। ठीक है, जिस साल में हमारा भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, उसी साल हमारा इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनी थी। ठीक है, तो जिन जिन बच्चों ने आंसर दिया है सी, उन सबके लिए तालियां बजनी चाहिए। ठीक है, उनका आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑन लेबर वाज अ पार्ट ऑफ विच 5 ईयर प्लान? फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑन लेबर कौन से 5 ईयर प्लान के अंतर्गत लाई गई थी? फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकेंड 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर प्लान या फोर्थ 5 ईयर प्लान? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, थर्ड 5 ईयर प्लान। फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑन लेबर थर्ड 5 ईयर प्लान के अंदर लाई गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है, डैश रेफर्स टू हाउ डिफिकल्ट इट इज टू रिप्लेस एन एम्प्लॉय। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर है एक्सक्लूसिविटी। एक्सक्लूसिविटी मतलब जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है वो बहुत एक्सक्लूसिव है, अब इंडिया है, इंडिया में विराट कोहली एक्सक्लूसिव है, उसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। ठीक है, वैसे ही आपकी फैक्ट्री में कोई एम्प्लॉय है, जैसे मान लीजिए मैं फैक्ट्री में एम्प्लॉय की बात भी क्या करें, हम किसी सीनियर लेवल एम्प्लॉय की बात करते हैं। इन्फोसिस में नारायण मूर्ति है, नारायण मूर्ति इज एक्सक्लूसिव, उनकी जो स्किल्स है, उनका जो एक्सपीरियंस है वो उन्हीं के पास है, उनको रिप्लेस करना इतना ईजी नहीं है। तो एक्सक्लूसिविटी वही होती है कि आपका कोई एम्प्लॉय है जो बहुत ज़्यादा स्किलफुल है, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, जिसको आप इजीली रिप्लेस नहीं कर सकते, इसको कहते हैं हम एक्सक्लूसिविटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द टर्म कलेक्टिव बार्गेनिंग वाज फर्स्ट यूज्ड बाय डैश। सबसे पहले कलेक्टिव बार्गेनिंग टर्म किसने यूज की थी दोस्तों? सबसे पहले कलेक्टिव बार्गेनिंग टर्म यूज की थी ऑप्शन नंबर ए, वेब ने। वेब ने सबसे पहले कलेक्टिव बार्गेनिंग टर्म यूज की थी। ठीक है दोस्तों, आई होप ये भी आपको क्लियर हो चुका है। अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन वैसे बेसिक लेवल के हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, लेकिन जिसने पढ़ा है उसके लिए इजी है, जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए बहुत मुश्किल है ये। ठीक है दोस्तों, तो अब तक 4 क्वेश्चन जिसके सही हैं तो वेरी गुड। ठीक है, आप सबके लिए तालियां मेरी तरफ से। अगला क्वेश्चन, नेमो जुडेक्स इन कॉजा सुआ। नेमो जुडेक्स इन कॉजा सुआ का मतलब क्या होता है? नो वन शुड जज हिज ओन केस, हियर बोथ द साइड्स, पनिशमेंट बी गिवन एक्स पार्टी, या फिर कोर्ट शुड नॉट बी बायस्ड और पार्शियल। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नो वन शुड जज हिज ओन केस। नेमो जुडेक्स इन कॉजा सुआ का मतलब है अपना जज खुद नहीं बनना चाहिए। ठीक है, तो जुडेक्स को आप जज से लिंक कर लीजिए, जुडेक्स यानी कि जज, तो आपको इजीली ये लिंक हो पाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ द ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन हैज नॉट बीन इशूड अलोंग विद द चार्जशीट, द लेटर मस्ट फॉलो विद इन डैश डेट ऑफ द इशू ऑफ सस्पेंशन ऑर्डर। कितने दिन के अंदर आ जाना चाहिए सस्पेंशन ऑर्डर के चार्जशीट को? 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन या 15 दिन? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, या फिर बी कह सकते हैं 7 डेज। ठीक है, 7 दिन के अंदर आ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, इन अ डैश नो पब्लिक और प्राइवेट एक्टिविटी कैन टेक प्लेस ऑन दैट पर्टिकुलर डे। तो किस दिन पब्लिक प्राइवेट एक्टिविटी नहीं हो सकती? उसका आंसर ये तो सबको पता होगा दोस्तों, ये बिल्कुल मुश्किल क्वेश्चन ही था। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बंद। बंद वाले दिन कोई पब्लिक प्राइवेट एक्टिविटी नहीं की जा सकती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, लॉकआउट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन डैश ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947। लॉकआउट जो है वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के कौन सेक्शन में डिफाइन किया गया है? 2 सबसेक्शन 1, 2 सबसेक्शन 2, 2 सबसेक्शन 3 या फिर 2 सबसेक्शन 4? बहुत इजी आंसर। ठीक है, जिसने पढ़ा है उसको तो पक्के से पता होगा कि लॉकआउट की डेफिनेशन दी गई है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 1 में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। अगला है,
कोड ऑन वेजेस किस दिन पास किया गया था? कोड ऑन वेजेस किस दिन पास किया गया था, मतलब यहाँ पे पास करने का मतलब है कि किस दिन से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इसको असेंट दिया था अपना। 7 अगस्त 2019, 8 अगस्त 2019, 22 सितंबर 2019 या फिर 28 सितंबर 2019? दोस्तों इसका आंसर है 8 अगस्त 2019। कोड ऑन वेजेस सबसे पहले पास किया गया था 8 अगस्त 2019 में, और जो बाकी के 3 कोड हैं वो पास किए गए थे 28 सितंबर 2020 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फैक्ट्रीज एक्ट हैज बीन रिपील्ड एंड मर्ज इनटू विच एक्ट? फैक्ट्रीज एक्ट को कौन से कोड में मर्ज कर दिया गया है? कोड ऑन वेजेस में, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी में, या फिर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड में? तो मुझे लगता है कि बहुत से बच्चों ने इसका गलत आंसर दिया होगा। ठीक है, तो जिन बच्चों ने इसका सही आंसर दिया तो वो वेरी गुड। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा क्वेश्चन ऐसा था कि बच्चे कंफ्यूज नॉर्मली हो जाते हैं इसमें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड। फैक्ट्रीज एक्ट को मर्ज करा गया है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आज का। मिनिमम रेट ऑफ बोनस शेल बी डैश? 5% ऑफ वेजेस, 6.67% ऑफ वेजेस, 8.33% ऑफ वेजेस, या फिर 20% ऑफ वेजेस? मिनिमम रेट ऑफ वेजेस कितना हो सकता है दोस्तों? मिनिमम रेट ऑफ वेजेस होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, 8.33% ऑफ वेजेस। मिनिमम रेट ऑफ वेजेस क्या होगा? 8.33% ऑफ वेजेस। और मैक्सिमम रेट क्या होगा दोस्तों? 20% ऑफ वेजेस। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी। तो आज के लेक्चर में इतने ही क्वेश्चन है दोस्तों। अभी मैं आपको होमवर्क भी देने वाला हूँ, पर प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आज के लेक्चर में 11 क्वेश्चन से तो आप अपने मार्क्स आउट ऑफ 11 कितने मार्क्स आपने स्कोर किए, कितने क्वेश्चन आपने सही आंसर किए, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं इवेल्यूएट कर पाऊँ कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है और मैं आगे आपके लिए और भी क्वेश्चन ला पाऊँ। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि एमसीक्यू सीरीज कंटिन्यू रहे, आपको जितना मैंने पोर्शन करवाया उसके एमसीक्यू रिवीजन में करवाता रहूं, तो आप प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, आप अपने मार्क्स ज़रूर लिखिएगा, और मैं ये चेक भी करूंगा कि आप लोग होमवर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर आप लोग होमवर्क करेंगे, क्लास वर्क में एक्टिवली बैठेंगे, कमेंट बॉक्स में आपने कमेंट किया होगा कि आपके कितने मार्क्स आप स्कोर कर पा रहे हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में अपने आंसर स्कोर किए होंगे, तब मुझे भी लगेगा कि आप सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं। और अगर जो बच्चे सीरियसली पढ़ाई करते हैं ना दोस्तों, तो मैं उनके लिए ज़्यादा मेहनत से वीडियो बना पाऊंगा। ठीक है, मुझे भी लगेगा कि मेरी मेहनत जो है उसका कुछ वर्थ आ रहा है। लेकिन अगर आप लोग होमवर्क नहीं करेंगे, आप लोग मुझे कमेंट करके एक्टिवली बताएंगे नहीं कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है, तो फिर मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, फिर मैं सीरीज कंटिन्यू नहीं करूँगा, फिर हम लेक्चर्स ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो एमसीक्यू सीरीज में इसीलिए लाया था क्योंकि बहुत बच्चे बहुत टाइम से कह रहे थे कि सर एमसीक्यू सीरीज लेकर आइए, तो आपके डिमांड पर लेकर आया हूँ। लेकिन अगर आप लोग रिस्पॉन्स अच्छा देंगे तो मुझे भी बहुत खुशी होगी और हम इस सीरीज को अच्छे से कंटिन्यू कर पाएंगे। आज का होमवर्क नोट डाउन कर लीजिए। पहला होमवर्क है दोस्तों, आपको मुझे बताना है कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड के अंदर कौन कौन से एक्ट को मर्ज कर दिया गया है। इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड में कौन कौन से एक्ट को मर्ज कर दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, आपको लिखना है प्रीडेटरी यूनियन क्या होता है। प्रीडेटरी यूनियन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन लिखनी है आपको प्रीडेटरी यूनियन की। ठीक है, सिर्फ ये 2 छोटे छोटे से क्वेश्चन है, आपको ये कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके मुझे बताने हैं, और मैं चेक भी करूंगा। एटलीस्ट मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि जितने लोग भी वीडियो देखें, ठीक है, सभी लोग होमवर्क का आंसर करें और सभी लोग मुझे बताएं कि आपके कितने मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 11। ठीक है दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। ठीक है, मैं आपसे मिलूंगा अगले हफ्ते अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, बाय बाय।